कि इसमें काउंटर बैलेंसिंग फोर्सेस होते हैं, जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव, पॉलिटिकल, मीडिया। तो ये लॉन्ग टर्म से मुझे लगता है ये ज्यादा इंटरेस्टिंग फैसेट है इस डिबेट का। और जो भी चाइना में होगा वो तो जैसा सब एक्सपर्ट्स बता चुके हैं लोकल होगा। जी, मतलब आप मैं आपकी बात से ये भी साउंड सुन रहा हूँ कि इसका फायदा इंडिया उठा सकता है कैपिटल फ्लो के तौर पे। एक चर्चा ये भी चल रही है। नीलेश, ये बताइए सर, बहुत बड़ी इकोनॉमी है वो, कमोडिटी का बड़ा प्ले है। अभी जब उन्होंने क्रैकडाउन किया अपनी टेक कंपनीज पे, अलग अलग तरीके की टेक कंपनीज पे, तो नैस्डैक में धुलाई हो गई उन कंपनियों की। तो उसमें तो पैसा था ना अमेरिकन इन्वेस्टर का। तो कहने का मेरा सेंस ये है कि एक बहुत बड़ी इकोनॉमी का एक चंक प्रॉब्लम में है, उसको हम एकदम काट के अलग कर दे रहे हैं। तो डिमांड पे, सप्लाई पे, मनी फ्लो पे असर कैसे नहीं पड़ेगा या क्यों नहीं पड़ेगा? असर जरूर पड़ेगा, बट एवरग्रांडे का डिफॉल्ट अगर होगा तो उसकी असर चाइनीज इकोनॉमी पे ज्यादा होगी, ग्लोबल इकोनॉमी पे उतनी नहीं होगी। बट चाइनीज रियल एस्टेट में अगर स्लो डाउन आता है, चाइनीज इकोनॉमी में अगर स्लो डाउन आता है, तो उसके तो बहुत सारे रिपरकशंस होंगे। जैसे जन्मय जी ने बताया कि दुनिया की दो बड़ी इकोनॉमी है, यूएस और चाइना। वहां पे कुछ भी होगा तो उसकी इंपैक्ट हर जगह पे दिखेगी। मेटल्स के सबसे बड़े कंज्यूमर चाइनीज है, स्टील में 50% से ज्यादा कंज्यूम करते हैं। तो वहां पे स्लो डाउन होगा तो स्टील के दामों के ऊपर प्रेशर तो आएगा ही आएगा। चाइनीज कंपनी में बड़े ग्लोबल इन्वेस्टर्स है, वहां पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के तहत बहुत सारी ग्लोबल कंपनीज ने अपनी फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश की है। ग्लोबल सप्लाई चेन में चाइना बहुत बड़ा मुख्य भूमिका अदा करता है। तो उसके स्लो डाउन के रिपरकशंस पूरी दुनिया में देखने को मिलेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। हालांकि अपने लिए एक एडवांटेज है कि आज चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी दुनिया भर की कंपनीज के बोर्ड रूम में डिस्कस होने लगी है। भारत की कैपिटल मार्केट्स में हमने 2008 में, 2013 में या 2020 में लोगों को बेचने से कभी रोका नहीं था। चाइना ने अपने वहां पे जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स थे उनको लोअर टिक पे बेचने में मना किया था। अगर आपका कुछ प्रतिशत से ज्यादा होल्डिंग हो तो पैसा बाहर नहीं लेके जाए, वैसी भी रिस्ट्रिक्शन लगाई थी। टेक कंपनी के मामले में आपने बताया। तो एक ग्लोबल निवेशकों का अब चाइना प्लस वन जैसे ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स का हुआ है वैसा माइंडसेट बनेगा और भारत उसका सबसे ज्यादा बेनिफिट उठा सकता है। भारत उसका सबसे बड़ा फायदा उठा सकता है। ये एक्चुअली इसी जगह पे लाना चाहता हूँ। जन्मी जी सर, एक सवाल इसमें दोबारा आता हूँ नीलेश जी आपके पास। जन्मी जी एक चीज बताइए, आपने बिल्कुल सही कहा कि क्या शी जिनपिंग के दिमाग में चल रहा है, बड़ा मुश्किल है उसको समझ पाना। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट पढ़ ली तब भी बहुत अच्छे से समझ में नहीं आता कि पॉलिटिकली उनकी सोच क्या है। कुछ दिन पहले उनकी एक पॉलिटिकल कन्वेंशन हुई थी कम्युनिस्ट पार्टी की, करीब 1-2 महीने पहले, जिसमें शायद उन्होंने पूरा सिस्टम रिजिक करने का फैसला किया। जो माओ के ज़माने की उनकी जो पॉलिसीज़ थी उनको वो लाना चाहते हैं अब, जबकि बहुत हद तक वो कैपिटलिस्ट मार्केट में है। तो उन्होंने बहुत सारी इंडस्ट्री में एकदम रिजिक कर दिया और ग्रीन करेंगे, पोल्यूशन रोकेंगे, ये वो करेंगे, सब करेंगे। तो इससे वो जो पूरी इकोनॉमी रीसेट हो रही, क्या उसका इम्पैक्ट पॉजिटिव वे में भारत उठा सकता है? देखिए, एक प्रो और एक कॉन है। जो चाइनीज इकोनॉमी इम्पोर्टेंट इकोनॉमी है, तो उसके वजह से जब वो इकोनॉमी स्लो डाउन करती है तो उसके रिपल इफेक्ट्स तो जरूर ग्लोबल इकोनॉमी में जाए। मगर सब लोग अब सप्लाई चेन का रिस्क अच्छे से समझ रहे हैं। अब वो एप्पल देखिए तमिलनाडु में मैन्युफैक्चरिंग करने का सोच रहा है। सब लोग घबरा रहे हैं कि ज्यादा डिपेंडेंस हो गया था क्या चाइना, और इसको इन लोग अनडू करना चाह रहे हैं। मगर ये जो एडवांटेज है इसको लेना पड़ेगा, ये कोई देगा नहीं। वियतनाम भी वही एडवांटेज लेना चाहेगा, बांग्लादेश भी वही एडवांटेज लेना चाहेगा। जितने देश हैं दुनिया के सब ये एडवांटेज लेने की कोशिश करेंगे। तो ये कोई गिवन नहीं है, ये अपॉर्चुनिटी है जिसको लेना पड़ेगा। और दूसरी बात ये है कि अभी तक एक जरूर कैरेक्टरिस्टिक देखा गया है शी जिनपिंग का, कि वो इंडिविजुअल्स को जेल में डाल रहे हैं। तो ये
एवरग्रांड को बेल आउट करेंगे कि नहीं, कि उसके चेयरमैन सीईओ वगैरह को जेल में डालेंगे, उसके बारे वो देखना पड़ेगा क्या होता है, क्योंकि बड़ा अनरियलिस्टिक लगता है। देखिए हम लोग का जब DHFL, IL&FS, yes बैंक वगैरह का हुआ तो हम लोग अपने एक्ट करके अपना इकोनॉमी को प्रोटेक्ट किए। क्यों चाइना कहीं इतने रिसोर्सेज के साथ छोड़ देगा, वो समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। मगर अभी तक उतना अच्छे से हम ये मानना पड़ेगा कि हम समझते नहीं है कि शी जिनपिंग का प्लान क्या है, क्योंकि डैमेजिंग काफी रहा है उनके कोई एक्शंस चाइनीज इकोनॉमी के। सर कोई बड़ा गेम तो नहीं है जो हम लोगों को दिख नहीं रहा पीछे से ये लोग कर रहे हो इकोनॉमिक सेंस में, क्योंकि ये जो उन्होंने BRI बनाई थी उसमें भी जो बहुत बड़ी बड़ी फंडिंग कराई थी उसमें भी डिफॉल्ट की खबरें आई थी। वो प्रोजेक्ट की कई जगहों पे रुका, कई देशों को जिन्होंने कर्जे दे रखे तो वहां से भी पैसे वापस नहीं मिल रहे। तो एक बड़ी विचित्र सी स्थिति बन रही है। आप लोगों को कुछ और इंसाइट इसमें मिली है क्या? आप हमसे पूछ रहे हैं? जी जन्मेजय जी आपसे पूछा मैंने। देखिए तो पॉलिटिकल इकोनॉमी और ये सब अथॉरिटेरियन रेजिम्स के पॉलिटिकल इकोनॉमी समझना उतना आसान नहीं होता है, क्योंकि वो अभी टर्म लिमिट देखिए, वो तो 10 ईयर से ऊपर जाने का उनका बिल्कुल प्लान लग रहा है। कोई सेकंड लाइन उतना ठीक से बन नहीं रहा है, सब पावर अपने हाथ में ले लिए हैं। और काफी आप ही बोले, बिल्कुल मैं सही समझता हूँ कि माओ जेडुंग उनके रोल मॉडल लग रहे हैं और वो डेंग जियाओपिंग का भी नाम हटा दे रहे हैं। तो उसके वजह कहीं वो रास्ते में जाएंगे तो ऑफ कोर्स काफी चाइना की इकोनॉमी और ग्लोबल इकोनॉमी को जरूर इम्पैक्ट होगा। मगर उतने स्पीड से कहीं उस रास्ते में जाएंगे तो वो पावर कहीं रख पाएंगे कि नहीं, ये सब सवाल बिल्कुल आ जाएंगे। क्योंकि ये जब अथॉरिटेरियन रिजीम हो जाते हैं और आप उसके टॉप में है और इतने लोग को जेल में डाल रहे हैं, तो इंफॉर्मेशन आपको फुल्ली मिलता नहीं है, क्योंकि कौन बुरा न्यूज आपको देना चाहेगा। तो उससे इकोनॉमिक मिस्टेक्स होने लगते हैं। मगर अभी तक तो वहां बिल्कुल नहीं पहुंचे। चाइनीज इकोनॉमी अच्छा कर रही है। अब इसके साथ पता नहीं देखिए क्या क्या होने लगता है, क्योंकि ये जो एक्शंस टू कंट्रोल द बिग टेक वगैरह जो लिए जा रहे हैं, और ये जैसे कि रियल एस्टेट प्लेयर्स को भी लिए जा रहे हैं, इसका इम्पैक्ट क्या होगा? क्लेंजिंग का है कि नहीं है, कि पॉपुलिस्ट है, कि करप्शन के पीछे जा रहे हैं? तो इतने हम डीपली समझ नहीं पा रहे हैं इनका एक्शन, क्योंकि